वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जान बचा ली जाए। आज इसी को लेकर एक और अहम खबर सामने आई है कि एक और भारतीय की मौत इस जंग में हो चुकी है। वो कौन सा खतरनाक सिंडिकेट है जो इस वक्त भारत और रूस के बीच काम कर रहा है? क्यों नहीं अब तक इसकी काट खोजी गई? भारत सरकार अपने युवाओं को लाने के लिए क्या कुछ कर रही है, और साथ ही साथ क्या रूस के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है, इसको समझना होगा। क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में अब तक 2 भारतीयों की जान जा चुकी है। एक गुजरात के रहने वाले थे और दूसरे जो हैं वो हैदराबाद के रहने वाले हैं। डिटेल से बातचीत होगी, हर एंगल से चीजों को समझने की कोशिश की जाएगी। भारत के पास क्या ऑप्शन है, रूस क्या कर सकता है, और दोनों की जो दोस्ती है वो कितना असर डाल सकती है, उसको समझना होगा। क्योंकि यहां पर बात 80 भारतीयों की है, जिनमें से 2 को हम खो चुके हैं। हर एंगल से चीजों को समझा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ बात चीन की भी होगी। क्योंकि चीन ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो चीन से उड़ेगी, अमेरिका तक पहुंच जाएगी, लेकिन अमेरिका के रडार सिस्टम को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। उसके बारे में भी डिटेल से हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की रूस यूक्रेन जंग में एक और भारतीय की मौत। हैदराबाद के अफसान की मौत से उठे कई सवाल। भारत रूस में काम कर रहा खतरनाक सिंडिकेट। 80 से ज्यादा भारतीय रूस यूक्रेन जंग में लड़ रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग में एक और भारतीय की मौत। हैदराबाद के अफसान की मौत से उठे कई सवाल। भारत रूस में काम कर रहा खतरनाक सिंडिकेट। 80 से ज्यादा भारतीय रूस यूक्रेन जंग में लड़ रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की रूस यूक्रेन जंग में एक और भारतीय की मौत हो चुकी है। हैदराबाद के अफसान की मौत से कई सवाल उठे हैं। भारत रूस में काम कर रहा है खतरनाक सिंडिकेट। 80 से ज्यादा भारतीय रूस यूक्रेन जंग में लड़ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको जानकारी दे दूं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे तमाम चीजों को बारीकी से समझने के लिए। लेकिन पहले ग्राफिक्स। भारत रूस में काम कर रहा खतरनाक सिंडिकेट। भारतीयों को बहला फुसलाकर किया जा रहा भर्ती। हेल्पर के नाम पर भर्ती और मोटी सैलरी का वादा किया जा रहा है। युवाओं को दी जा रही वहां पर सोल्जर की ट्रेनिंग। यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतारा जा रहा है। अफसान के भाई ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस मृतक की हम बात कर रहे हैं, हैदराबाद का वो रहने वाला है। अफसान 9 नवंबर को बाबा ब्लॉग के जरिए रूस गया, ये समझना होगा। ये कोई ब्लॉगर है। बाबा ब्लॉग का ऑफिस दुबई में मौजूद है। वहां से ब्लॉग बनाता है और युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। बाबा ब्लॉग का ऑफिस दुबई में है। हैदराबाद का रहने वाला था मृतक अफसान। फरवरी में गुजरात के हेमिल की भी रूस यूक्रेन जंग में मौत हुई थी। तो कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ हैं। मेजर जनरल एसके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। संजीव श्रीवास्तव है, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। जय हिंद राजेश जी। मेजर जनरल एसके सिंह सर, सबसे अहम सवाल और चर्चा की शुरुआत आपके साथ। भारत के पास क्या कुछ ऑप्शन है सर? हम 2 युवाओं को खो चुके हैं, अब हमारे पास क्या कुछ ऑप्शन हैं? 80 से ज्यादा भारतीय अभी भी जंग के मोर्चे पर मौजूद हैं। वो चाहे सही तरीके से गए, चाहे वो गलत तरीके से गए, लेकिन है भारत के नागरिक। सर सोचना होगा। देखिए राजेश जी, ये चीज समझना है कि ये जितने भी भारतीय जो गए हैं, जो फंसे हुए हैं वहां पे, वो बेसिकली गलत तरीके से गए हैं। वो गए हैं कि वहां पर जॉब मिलेगा, और लेकिन वहां पर जो है फंसा दिए गए, उनको जो है जंग में डाल दिया गया।
अब जो भी उनको लुभाने के लिए जो भी उनको दिया गया और पैसा दिया गया या जो भी चीजें दी गई पक्ष दिए गए, तो ये गलती तो भाई भारतीय की है जो वहां पे फंसे। लेकिन इसके अलावा भी भारतीय के वहां पर जो भी एम्बेसी है उन्होंने भी वार्निंग जारी करी है कि भाई यहाँ पर इस टाइप का खेल चल रहा है, कृपया करके उसमें न फंसें। तो और साथ में ये भी बोला है जो भारतीय यहाँ से वापस जाना चाहते हैं उसको भी जो है पूरी सुविधा दी गई है वापस आने के लिए, क्योंकि देखिए रूस में ऐसा कोई माहौल इतना बिगड़ा नहीं, बड़े आराम से इन लोगों को लाया जा सकता है। वहां पर युद्ध नहीं चल रहा है जहां तक रशिया का अंदर का सवाल है जी। तो ये जो गलत तरीके से गए हैं, अब ये गलती तो इंसान की है, बट लेकिन जो भी कुछ है भारतीय नागरिक उनको निकालना भी हम लोगों का फर्ज है। और भारतीय सरकार जो है सर, मेजर जनरल एसके सिंह सर, मेजर जनरल एसके सिंह सर, बांग्लादेश का बॉर्डर तो है नहीं कि पैदल पार कर लिया, बांग्लादेश पहुंच के, नेपाल पहुंच के, पाकिस्तान का बॉर्डर तो है नहीं कि चल के हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से तस्कर जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया। यहां पे रूस जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत होगी, रूस जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत होगी, आपका बकायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आप फ्लाइट में बोर्ड हो पाओगे। क्या वाकई में इतना आसान है कहना? बिल्कुल। देखिए राजेश जी, चीज समझनी है कि कोई बैन तो है नहीं यहां से रशिया के ट्रैवल के लिए, किसी प्रकार का कोई बैन नहीं है। आप रशिया जा सकते हैं, कोई भी घूमने के बहाने जा सकता है। और अगर ये एजेंट उनको ले जाते हैं नौकरी ढूंढने के उसके लिए, तो इंसान जो है जा रहा है, कोई भी भारतीय जा रहा है और जाएगा आने वाले समय में। अब वो वहां पर जो है गलत उसको जो है लगाया जा रहा है युद्ध के क्षेत्र में, तो वो चीज गलत है। देखिए आने जाने में कोई रोक नहीं है किसी प्रकार, और ना बैन लगाया जा सकता है। जी संजीव श्रीवास्तव जी, जी संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले एक बयान सुना दिया जाए। कल मैंने इस वीडियो को तमाम अपने दर्शकों को दिखाया था, मैं आज वो वीडियो फिर दिखा देता हूं उन भारतीयों का जो रूस में फंसे हुए हैं। क्या वाकई में हालात इतने अच्छे हैं जितना एसके सिंह सर बता रहे हैं कि लाना आसान है, लेकिन इन भारतीयों का जो हाव भाव है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो ये बता रही है कि उन्हें अपनी जान खोने का खतरा है। और जो खबरें हैं इनमें से जो एक भारतीय है उसकी मौत हुई है जिसका नाम अफसान बताया जा रहा है। जल्दी से वो बाइट सुनिए, उसके बाद मैं सर आपके पास आता हूं। रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला, उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेके चला गया। और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा, मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे, उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पे बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी, या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे, और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती, और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ। तो ये युवाओं का वीडियो था जो इस वक्त रूस यूक्रेन मोर्चे पर फंसे हुए हैं, और हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चल रहे हैं। संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने इन युवाओं को सुना जो इस वक्त जिनकी सांसें और जिनकी जान खतरे में है। मैं समझना चाहूंगा क्योंकि 3 एंगल तक सामने आ चुके हैं संजीव जी। मैं लंबे वक्त से इस खबर पे काम कर रहा हूं। पहले खबर आई कि कुछ यहां पर
ग्रुप्स हैं या कहें एजेंट्स हैं जो युवाओं को भर्ती कर रहे हैं और फिर रूस के हैंडओवर कर रहे हैं। दूसरा एंगल आता है कि ये भारतीय घूमने गए हुए थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि जिनकी आपने अभी बाइट सुनी है। एक और एंगल ये आ रहा है कि एक कोई ब्लॉगर्स भी हैं जो युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं और रूस बुलाया जा रहा है और फिर उनकी भर्ती जो है रूसी सेना में कराई जा रही है। मेरा जो अहम पॉइंट है सर कि अगर देश के अंदर इतना कुछ चल रहा है तो क्या हमें पता नहीं होना चाहिए? अगर कोई आकर हमारे युवाओं की भर्ती कर रहा है, उन्हें लालच दे रहा है, तो क्या हमें पता नहीं होना चाहिए? क्या हमें उन युवाओं को जागरूक नहीं करना चाहिए था? ये किसकी जिम्मेदारी है सर? राजेश जी देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि इन युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है और एक बड़ी साजिश के तहत उन्हें रशिया ले जाया गया है और रशिया की सेना में इन्हें एक गहरी साजिश के तहत अब भर्ती किया जा रहा है। कई युवाओं ने अपनी जानें भी गंवाई हैं और इसी तरीके की जो बड़ी संख्या में नेपलीज जो युवा हैं उनकी भी ऐसी ही भर्ती रशिया की सेना में की गई है और और भारत से कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में नेपाल के युवा भी इस तरीके की साजिश का शिकार हो रहे हैं। और इसमें जो कई ब्लॉगर्स भी शामिल हैं जो कि रशिया में रह करके अनेक तरीके के जो भ्रामक जानकारियों को देते हैं, युवाओं को ल्योर करते हैं। और यहाँ पर जो भारत के अंदर कई ऐसे एजेंट्स हैं जो कि इन युवाओं को अच्छी बड़ी नौकरियां देने के और जिसमें कि बड़ी तनख्वाह का ऑफर दिया जाता है, यानी कि और काम तो वैसे हेल्पर वगैरह का ही होता है, लेकिन लाखों में उनकी सैलरी के बारे में उनको लालच दिया जाता है। और साथ ही साथ ये भी इसमें पता चला है कि ये जो रिक्रूटर्स हैं ये रिक्रूट करने, इनको रशिया भेजने की एवज में बड़े पैसे भी देश के अंदर ही वसूलते हैं और जाहिर है कि देश के बाहर जब ये जाते हैं तो उनको उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाता है। तो ये देखिए बेहद गंभीर मामला है और इस मामले को भारत की सरकार को बेहद गंभीरता के साथ लेना होगा। भारत की जो सरकार है इस संदर्भ में इसका संज्ञान ले चुकी है। अभी जो लेटेस्ट अफसान की मृत्यु हुई है उसके संदर्भ में जो हमारी एम्बेसी है मॉस्को में, उसकी तरफ से वहां से एक ट्वीट भी आया है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो वर्तमान की हमारी सरकार है जो कि किसी भी भारतीय को कभी भी संकट में नहीं छोड़ती और इसकी हमारी सरकार की नीति रही है कि यदि कोई भारतीय विदेशों में संकट में है तो ये भारत सरकार उसकी मदद करेगी। तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के रशिया की सरकार से ये बात इसको टेकअप करना होगा और इसके बारे में गंभीरता के साथ एक्शन लेते हुए इन युवाओं को जो कि वहाँ साजिश का शिकार हो रहे हैं उन्हें वापस लाना होगा। साउथ ईस्ट एशिया में भी कुछ ऐसे मामले आए थे जिसमें कि मेरा पॉइंट अलग है संजीव जी माफी चाह रहा हूं, लेकिन जो चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि ये युवा रशियन आर्मी के अंदर तो है नहीं, ये वैगनर टाइप के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर हैं और वैगनर को हमने देखा है कि उन्होंने अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ जो है झंडा उठा लिया था। तो क्या वाकई में अब वैगनर जो है वो व्लादिमीर पुतिन की सुन लेगा? मेरा ये पॉइंट है और ये जायज पॉइंट है सर कि मानेगा पुतिन की, जो अपने राष्ट्रपति के खिलाफ जो है झंडा उठाकर खड़े हो गए, क्या वो राष्ट्रपति की सुनकर इन 80 भारतीयों को छोड़ देंगे? इस पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होगी सर। इस एंगल से भी तो चीजों को देखना होगा। राजेश जी देखिए, जो वैगनर जैसे जो मिलिशियाज हैं, जो मर्सिनरीज हैं, ये रशिया के कंट्रोल में ही काम करते हैं। और वैगनर के जो चीफ ने जब रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत की कोशिश की तो उसे जो है पहले तो बेलारूस में उसको शिफ्ट कर दिया गया, फिर बाद में एक एयर क्रैश में उसकी मृत्यु भी हो गई। तो ये जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो टोटल कंट्रोल है वो रशिया में है और वहां पर जो मर्सिनरीज हैं जिनके के माध्यम से रशिया अपने ऐसे अनेक एजेंडे जो पूरा कर रहा है जिसको कि वो रेगुलर आर्मी के द्वारा नहीं कर सकता, तो इसी वजह से प्राइवेट मर्सिनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। कोई स्पेशल ऑपरेशन हो, कोई टारगेटेड किलिंग हो, किसी तरीके का ऐसा ऑपरेशन जिसमें रशिया की आर्मी सीधा इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखना चाहती, तो ऐसे में वो इन कॉन्ट्रैक्ट मर्सिनरीज का जो है इस्तेमाल करते हैं। और जाहिर है कि लेकिन ये जो कार्य है ओवरऑल रशिया के लिए ही कर रहे हैं। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यदि वो भारत और रशिया के संबंधों को जरा भी अहमियत देते हैं तो जाहिर है कि इस तरह के युवाओं को, भारतीय युवाओं को इस साजिश से उन्हें निकालना होगा।
और मुझे लगता है कि ये भारत सरकार यदि इस मुद्दे को रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ और उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उठाएगी तो इस संदर्भ में रशिया का सकारात्मक रिस्पांस होगा और ये युवा भारत आएंगे, ये साजिश के चंगुल में जो फंसे हुए हैं। और जो आपने वीडियो अभी दिखाया है ये बेहद एक अनकंफर्टेबल वीडियो है। भारतीय नागरिकों को इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। यदि कहीं उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनके साथ साजिश हो रही है, तो ये भारत स्वीकार नहीं करेगा और इनको वापस लाना होगा। और मेरा ख्याल है कि भारत सरकार इस संदर्भ में आने वाले समय में अवश्य कार्रवाई करेगी। बिल्कुल सर, और विदेश मंत्री एस जयशंकर से हमें बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और वो अभी तक जितनी उम्मीदें हैं उनके ऊपर खरा भी उतरे हैं और उम्मीद यही है कि इस उम्मीद पे भी वो खरा उतरेंगे। इस मुद्दे पे चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी। एसके सिंह सर के पास भी हम लौटेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार रूस की सेना की काबिलियत को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नाटो को चुनौती देने वाला रूस 2 साल के अंदर ही क्यों भारत और नेपाल के सैनिकों के भरोसे हो गया है। हैदराबाद के वो रहने वाले बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई भारतीय रूस यूक्रेन जंग में फंसे हुए हैं। उनको लाने की कवायद लगातार जारी है और उसी मुद्दे पर हमारी बातचीत भी लगातार जारी है, क्योंकि जो फंसे हैं वो भारतीय हैं। संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जो झुके हुए कंधे और टूटा हुआ हौसला कभी जंग नहीं जिता सकता। पुतिन के पास क्या वाकई में अपने सैनिकों की कमी है? क्योंकि अगर उन्हें जंग जीतनी है, उन्हें नेटो का मुकाबला करना है, तो उन्हें अपने रशियन सोल्जर के ऊपर ही भरोसा करना होगा। कोई देश किसी को जंग जीतकर नहीं देता, उनको अपने सिपाही पैदा करने होंगे। संजीव जी, ये रशिया को इस 2 वर्षों से भी ज्यादा लंबा का ये जो युद्ध हो चुका है अब उसमें बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को गंवाना पड़ा है और ये संख्या हजारों में हो सकती है, उससे भी कहीं ज्यादा के जो फिगर्स हैं वो 100,000 के भी अनुमान लगाए जाते हैं कि रशिया को अपने सैनिकों को खोना पड़ा है। जाहिर है कि उसके मिलिट्री रिसोर्सेज भी डिप्लीट हुए हैं और हमने ये देखा है कि लगातार रशिया की तरफ से, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो बेलारूस हो, नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो, उन देशों की तरफ मिलिट्री सप्लाईज के लिए देखना पड़ रहा है, ह्यूमन जो है रिसोर्सेज के लिए देखना पड़ रहा है। और अब जिस तरीके की अभी खबर हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, ये तो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रशिया के पास जो सैनिकों की अब भारी कमी वहां पर दिखाई दे रही है और रशिया को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और रशिया जाहिर है कि इस युद्ध को रशिया के जो मंसूबे थे कि वो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो जो जीत लेने की, वो जाहिर है कि उसमें उसको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली है। और ये युद्ध, राजेश जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इसका कोई आउटकम निकलने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये जो युद्ध है ये रशिया और यूक्रेन के बीच का नहीं है, ये रशिया तथा अमेरिका तथा नाटो के बीच का ये युद्ध परोक्ष रूप से लड़ा जा रहा है। और इसमें रशिया अगर इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग करेगा तो उसको और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और इसका सिर्फ एकमात्र समाधान जो कि भारत कहता रहा है, निगोशिएटिंग टेबल पर आना है और एक शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करना है और यही इसका समाधान हो सकता है। यह अल्टीमेटली जो है रशिया के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग ये साबित होने जा रहा है। अभी हमने ये देखा है, जैसा कि हम आपके शो में डिस्कस भी करते रहे हैं, कि किस तरीके से रशिया के जो रक्षा मंत्री ने नॉर्थ कोरिया की यात्रा की, फिर वो ईरान के साथ किस तरीके की डीलिंग कर रहे हैं और कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल वो ईरान का तो बहुत करते ही रहे हैं, साथ ही साथ अन्य रिसोर्सेज के भी ईरान के साथ सहयोग लेने की बात है। सीरिया से अनेक जो इस तरीके के जो सैनिक हैं, फाइटर्स हैं, उनको वो वहां से बुलाने की कवायद करते रहे हैं। बेलारूस से इस तरीके की मदद वो लगातार लेते रहे हैं। तो रशिया जाहिर है कि अकेले ये युद्ध नहीं लड़ पा रहा है, ये बात बहुत स्पष्ट है। और रशिया को इस युद्ध में अपेक्षित सफलता बिल्कुल भी नहीं मिली है। रशिया इस युद्ध को प्रोलॉन्ग तो जरूर कर रहा है और जैसे कि मैंने कहा कि इसका कोई आउटकम भी निकलने वाला नहीं है। तो ऐसे में रशिया के लिए वाइज बेहतर यही होगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो बहुत पहले एक सलाह दी थी कि ये युद्ध का युग नहीं है और उनको शांति के लिए प्रयास करने चाहिए, तो ये बेहतर रशिया के लिए यही होगा कि रशिया ऐसे प्रयासों को करे कि जिससे शांति स्थापित हो, बशर्ते बजाय इसके कि वो साजिश के तहत भारत के नागरिकों को, नेपाल के नागरिकों को, अन्य देशों के नागरिकों को जो है अपनी सेना में शामिल करने की जो कोशिश करे।
ये इससे कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता। और इस युद्ध से अगर इस तरीके की साजिशें रची जाएंगी तो इसका जो है बहुत ही खराब जो एक असर जो भारत की पब्लिक ओपिनियन पे भी पड़ेगा। रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि इस तरीके की खबरें आएंगी, इस तरीके के वीडियोस जो सामने आए हैं, जाहिर है कि ये किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आएंगे और हमारे जो ये चिंता बढ़ाते हैं। लेकिन संजीव जी, क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक बड़ी उम्मीद की जा सकती है, और क्या अब हम एक बार फिर से फ्रंट फुट पर एनएसए अजीत डोभाल को देख सकते हैं? क्योंकि जब जब ऐसी स्थितियां बनी हैं, एनएसए अजीत डोभाल ने कमान अपने हाथ में ली है और विदेश मंत्री एस जयशंकर काफी एक्टिव हुए हैं। कितनी उम्मीदें की जाए? देखिए राजेश जी, जब कभी भी इस तरीके के विषय आते हैं जो कि भारत के मित्र राष्ट्रों से संबंधित हो, और या उन राष्ट्रों से जो कि भारत के जिनके साथ अच्छे संबंध हैं, तो भारत ऐसे विषयों को बहुत ही ओपन तरीके से नहीं डील करता है। जैसे कि अभी आपने देखा कतार के साथ जो हमारे पूर्व नौसेना के अधिकारियों की रिहाई की जो बात हुई, तो उसको भारत ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से बैक चैनल के माध्यम से ही डील किया, और इसमें कोई सीधा बयान ना दे करके निगोशिएटिंग चैनल पर बैक चैनल के माध्यम से ही इसको भी हल किया जाएगा। मेरा ऐसा विश्वास है। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई ओपन रशिया के विरुद्ध कोई भारत बयान देगा, लेकिन बैक चैनल के माध्यम से हमारे डिप्लोमेटिक चैनल बहुत स्ट्रांग है, रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, और उस माध्यम से ये जो बातचीत है ये रशिया के साथ, तो मेरा मानना है कि भारत सरकार अवश्य करेगी, क्योंकि आगे बढ़ेगी। और जल्दी उम्मीद है सर कि ये जल्दी से जल्दी ये जो भारतीय हैं वो लौटकर अपने देश आएंगे। एक बड़ी खबर है संजीव जी, उसके बाद मैं फिर आपके पास लौट कर आता हूं, उस मुद्दे पर भी डिटेल से बातचीत कर लेते हैं। बाइडेन के जनरल का चीन पर बड़ा खुलासा। कमांडर जनरल एंथनी कॉटन बोले, चीन बड़ा खतरा, चीन बना रहा महाविनाशक अदृश्य परमाणु हथियार, रडार की पकड़ में नहीं आएगी चीन की मिसाइल। बड़ी खबर, बाइडेन के जनरल का चीन पर बड़ा खुलासा। कमांडर जनरल एंथनी कॉटन बोले, चीन बड़ा खतरा है, चीन बना रहा महाविनाशक अदृश्य परमाणु मिसाइल, रडार की पकड़ में नहीं आएगी चीन के मिसाइल। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको जानकारी दे दें, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। चीन की अदृश्य परमाणु मिसाइल, अमेरिका पर हमला। परमाणु ले जाने में सक्षम होगी यह मिसाइल। चीन की आईसीबीएम से अमेरिका भी खौफ में आया। आईसीबीएम के मामले में चीन अमेरिका से आगे निकल चुका है। चीन हवा, जमीन, पानी से परमाणु हमला कर सकता है। चीन रूस स्पेस वॉर को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं। स्पेस में मिसाइलें और परमाणु हथियार भी तैनात ये दोनों देश करना चाहते हैं। लेकिन पहले हमने डिफेंस एक्सपर्ट से बात की इस प्रोग्राम को लेकर, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आप सुन लीजिए, उसके बाद संजीव जी के पास चलते हैं। चाइना का मिसाइल प्रोग्राम काफी हद तक एडवांस्ड है। चाइना के पास DF-5, DF-31, DF-26 जैसी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं और टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो ये जो न्यूज़ है कि चाइना एक ICBM न्यूक्लियर बेस बना रहा है जो मोबाइल होगी, और एक ऐसी इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस मिसाइल को डिटेक्ट करना, जो आपके जितने भी आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे, जैसे आपका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हो गया या आपका S-400 हो गया, ये मिसाइल को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा देशों के लिए। और इसीलिए ये
स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आज जो चाइना के पास है, क्योंकि चाइना के पास स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी हैं, और उस हिसाब से ये काउंटर मेजर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स को अभी निकालने पड़ेंगे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उस टेक्नोलॉजी के स्तर पर लाना पड़ेगा जो इस मिसाइल को डिटेक्ट कर सके। तो ये चीन की वो मिसाइल है जिसने अमेरिका के भी होश उड़ाकर रखे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के उस पार फिर लौटेंगे और चर्चा संजीव जी के साथ करेंगे कि वाकई में चीन क्या अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है, इसे समझना होगा। लेकिन पहले एक छोटा सा, लगातार जारी है। चीन ने एक ऐसी मिसाइल का निर्माण कर लिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और उसे अमेरिका के रडार तक नहीं पकड़ सकते हैं। इसको समझना होगा क्योंकि चीन 7 समुंदर पार है। भारत के साथ चीन की सीमा लगती हुई है और तनाव दोनों देशों के साथ है। संजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, किस प्रकार से इस बड़ी अहम अपडेट को हम देखें, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि चीन और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ी है। चीन किसी भी हालत में अमेरिका को सुपर पावर की चेयर से रिप्लेस करना चाहता है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है, और अमेरिका ये नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन उससे भी जो बड़ा अहम सवाल मेरा कि अमेरिका दूर है, भारत के साथ सीमा को लेकर विवाद भी है और भारत नजदीक भी है। चीन की इस बढ़ती ताकत को अमेरिका और भारत के लिहाज से कैसे देखते हैं आप? देखिए राजेश जी, चाइना लगातार अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, और चाइना की जो मंशा है वो अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को 2035 तक कंप्लीट कर लेने की है। और अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को करने की प्रक्रिया में चाइना लगातार नए और स्पेशलाइज्ड स्टेल्थ फीचर वाले ICBMs को भी बना रहा है, और हाइपरसोनिक वेपन्स भी चाइना लगातार डेवलप कर रहा है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के ऊपर भी और स्पेस बेस्ड वेपन्स के ऊपर भी चाइना लगातार तेज गति से प्रगति कर रहा है। तो जाहिर है कि चाइना की जो मंशा है वो अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से वो पहले तो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पे और 2049 तक आते आते वो पूरे विश्व पर अपना डोमिनेशन स्थापित करने की वो उसकी सोच है। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अति महत्वाकांक्षी हैं। उनका एक बहुत ही कम्प्रहेंसिव जो प्लान है चाइना ड्रीम को हासिल करने का, एक मिडिल किंगडम की उनकी जो सोच रहती है कि चाइना को केंद्र में स्थापित करना है और अन्य राष्ट्रों को पेरिफेरी की तरह से डील करना है। तो ऐसे में जाहिर है कि ये भारत के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए और सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। लेकिन इस चुनौती का मुकाबला लोकतांत्रिक राष्ट्रों को करना होगा। और जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा भी कि अमेरिका तो काफी दूर है, लेकिन ये इस तरीके के जो वेपन्स हैं ये भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। अभी आप देखिए तो हाइपरसोनिक वेपन्स के विकास में चाइना अमेरिका से कहीं जो है आगे वर्तमान समय में स्थिति में दिखाई देता है। उसने अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स का भी टेस्ट किया है। हाइपरसोनिक वो अनेक तरीके के विमानों को, मिसाइल्स को बना रहा है। और ये जो इस तरीके की जो ICBMs हैं, स्टेल्थ फीचर वाली या हाइपरसोनिक स्पीड वाली, जाहिर है कि ये जो ट्रेडिशनल जो अभी तक के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी द्वारा इनको ट्रैक कर पाना और उनको डिस्ट्रॉय कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। तो ये निस्संदेह अमेरिका के लिए चुनौती है, भारत के लिए भी चुनौती है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि भारत को या अमेरिका को या अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों को यदि पूरे विश्व में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को बनाए रखना है तो चाइना के ऐसे वेपन्स को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के जो वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाना होगा। R&D पर हमें अपना विशेष ध्यान देना होगा। और अमेरिका, जहां तक बात है तो अमेरिका हाइपरसोनिक वेपन्स को तेज गति से बना रहा है। इस तरीके के स्टेल्थ फीचर वाले जो वेपन्स हैं उसके ऊपर भी अमेरिका बस मेरा एक आखिरी पॉइंट संजीव जी जो समझना चाहूंगा मैं आपसे, बस एक आखिरी पॉइंट मेरा, क्योंकि चीन बहुत तेजी से विकास आगे कर रहा है। चीन चाहता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया जाए। ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की उसकी चाहत है, ये हिंदुस्तान के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर सकती है। कैसे देखेंगे आप?
जी जी बिल्कुल, ये चाइना की जो नए वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने की जो उसकी जो मंसूबे हैं, अति महत्वाकांक्षा है, साजिश मैं कहूंगा वो उसका जो आधार है वो अथॉरिटेरियनिज्म है, वो आधिपत्यवादी जो मूल्य है जिसको चाइना प्रैक्टिस करता है, उसी को वो पूरे विश्व पर थोपना चाहता है। अभी आप देखिए तो शी जिनपिंग ने इसी तरीके के आधिपत्यवाद को अपने डोमेस्टिक जो सर्कल्स में अपने देश के अंदर जिस तरीके का वहां पर वातावरण बना रखा है, ऐसे में चाइना तो टोटलिटेरियन स्टेट दिखाई देता है। और फॉरेन पॉलिसी में भी अगर वो अपने अथॉरिटेरियन वैल्यूज को डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर थोपने की कोशिश करेंगे तो पूरे विश्व का वातावरण खराब होगा। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आप देखिए तो चाहे वो WHO रहा हो कोरोना के समय में या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी चाइना प्रभावित करने की कोशिश करता है, उन्हें उनके जो नियम कानून को ट्वीक करने की कोशिश करता है, उन पर अपने अथॉरिटेरियन वैल्यूज को थोपने की कोशिश करता है। तो यदि चाइना डोमिनेट करेगा अगर अपने मंसूबों में वो अगर कामयाब होता है तो ये पूरे विश्व की व्यवस्था के लिए जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक राष्ट्र इसको लेकर के बेहद सतर्क हैं। भारत भी, अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया, जापान या अन्य जो भी यूरोपीय राष्ट्र हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र विश्व भर में जहाँ कहीं भी हैं, वो इस तरह के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और एक लामबंदी शुरू हो चुकी है, क्वाड और AUKUS और मेनी अदर जो ऐसे सच इनिशिएटिव सामने आ रहे हैं जिसके के माध्यम से चाइना के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है और वो अवश्य लगाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। मेजर जनरल SK सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिफेंस स्पेशल में जुड़ने के लिए। वक्त एक